गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप आई होप आप लोग अच्छे होंगे और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है इसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल्स है जो हमारे शरीर में जा कर के ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही हो गई, कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट कुछ नहीं है, कार्बोहाइड्रेट एक ऊर्जा का अणु है, या कह सकते हैं एक बायोमॉलिक्यूल है। एक बायोमॉलिक्यूल किसे कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल का तात्पर्य होता है बायोलॉजी, है ना, यानी कि जो हमारे बॉडी की नीड को फुलफिल करे वह सभी ऊर्जा के अणु बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। उसी में एक है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की संरचना की यदि हम बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वह है कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है, जो कार्बन और ऑक्सीजन के अणु होते हैं वह हमेशा लगभग बराबर पाए जाते हैं। अर्थात चाहे कोई भी शर्करा रहे, कोई भी कार्बोहाइड्रेट का प्रकार रहे, उसमें अगर कार्बन 4 है तो ऑक्सीजन भी 4 होगा, परंतु इसमें हाइड्रोजन की संख्या में परिवर्तन देखा जाता है। ठीक है, सामान्य रूप से यदि हम इसकी रासायनिक संरचना की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CnH2n। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का यदि आपसे कोई सूत्र पूछे तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है CnH2ON। यहाँ पर N का तात्पर्य नाइट्रोजन नहीं होता है, N का तात्पर्य होता है नील। अर्थात कार्बन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आपसे कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों अणुओं का एवरेज क्या है, इन तीनों अणुओं का औसत क्या होता है, रेशियो क्या होता है, तो हम ये कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट में 1:2:1 कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वह कार्बनिक पदार्थ है या कार्बोहाइड्रेट वह जैव कार्बनिक पदार्थ है जिसमें कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन के 1 अणु विद्यमान पाए जाते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट को किस प्रकार से परिभाषित करें, तो कार्बोहाइड्रेट वह पदार्थ होता है या कार्बोहाइड्रेट वह तत्व होते हैं जिसमें 3 प्रकार की रासायनिक क्रियाएं या 3 प्रकार के रासायनिक तत्व विद्यमान हो सकते हैं। पहला है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप या हाइड्रॉक्सिल समूह। दूसरा है कीटोन समूह तथा तीसरा होता है एल्डिहाइड समूह। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह पदार्थ जिनमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, कीटोन समूह और एल्डिहाइड समूह पाए जाएं, ऐसे समूह को या ऐसे पदार्थों को या ऐसे अणुओं के समूह को हम क्या कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। परंतु ध्यान देने योग्य बातें यहाँ पर यह होती है कि जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट हमारे प्रकृति जगत में पाए जाते हैं, उन सभी कार्बोहाइड्रेट में ये तीनों गुण एक साथ, ये तीनों जो रासायनिक संरचना है एक साथ नहीं पाई जाती, बल्कि ये इन तीनों में से एक ही एक साथ प्रेजेंट हो सकता है, तीनों एक साथ या 2 एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यदि हम बात कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है अपने रासायनिक संरचना के आधार पर या अपने रासायनिक स्ट्रक्चर के आधार पर किस प्रकार से परिवर्तित होता रहता है, तो हम ये कह सकते हैं साधारण भाषा में कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन की संख्या जैसे जैसे बदलती जाती है उसी के अनुसार हमारे कार्बोहाइड्रेट में या हमारी शर्कराओं में परिवर्तन होता जाता है। जैसे यदि किसी कार्बोहाइड्रेट में
किसी भी कार्बोहाइड्रेट में या किसी भी शुगर की श्रृंखलाओं में 5 कार्बन व्याप्त है तो उस शर्करा को हम पेंटोज शुगर कहेंगे। उस शर्करा को क्या कहेंगे हम? पेंटोज शर्करा कहेंगे या पेंटोज शुगर कहेंगे। यदि किसी में 3 है तो उसको हम ट्राइओज शुगर कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? ट्राइओज शुगर कहेंगे। अगर किसी में 6 कार्बन है तो उसको हम हेक्सोज शर्करा या हेक्सोज शुगर का नाम देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ लिया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट वह जैव रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है, परंतु इसमें कार्बन और ऑक्सीजन समान होता है, परंतु जो हाइड्रोजन होता है उसकी जो है संख्या अलग अलग हो सकती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट वह जैव रासायनिक तत्व होते हैं, वह जैव पदार्थ होते हैं, वह जैव अणु होते हैं जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति दर्ज की जाती है तथा इनका यदि रेशियो पूछा जाए तो 1:2:1 होता है। ठीक, आगे हम बात करते हैं कार्बन संख्या के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। जितनी कार्बन संख्या होगी उसी के आधार पर उनको पेंटोज, ट्राइओज या हेक्सोज शर्करा के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमारे दैनिक जीवन में या हमारे दैनिक रूटीन में, डेली फूड में, हमारे खाने में 60% से अधिक, अकॉर्डिंग टू योर जॉब कह सकते हैं या अकॉर्डिंग टू योर बॉडी नीड, इसी के अनुसार हमारे खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट को इंक्लूड किया जाता है। लगभग माना जाता है 55 से 60% कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन मानव कंज्यूम करता है। ठीक है, इसको संक्षिप्त रूप में हम CHO के नाम से जानते हैं। CHO या लिखते हैं। C का मतलब होता है कार्बन, H का मतलब होता है हाइड्रोजन और O का मतलब होता है ऑक्सीजन। अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो संयुक्त रूप है वो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, सामान्य शब्दों में यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के का यदि हम वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण करने के बाद हमें ज्ञात होता है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वह 4 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, पहले कार्बोहाइड्रेट को हम मोनोसेकेराइड कहते हैं, दूसरे कार्बोहाइड्रेट को हम डाइसेकेराइड कहते हैं, जबकि तीसरे कार्बोहाइड्रेट को हम ओलिगोसेकेराइड कहते हैं और चौथे कार्बोहाइड्रेट के समूह को हम पॉलीसेकेराइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के हुए? कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के आधार पर मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, मोनोसेकेराइड कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं? तो वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें शुगर की या जिसमें शर्करा के एक अणु पाए जाते हैं। ठीक है, शर्करा के एक अणु पाए जाते हैं, ऐसे सभी शर्कराओं को हम मोनोसेकेराइड के नाम से जानते हैं। शर्करा का जिसमें एक अणु होगा वो क्या रहेगा? मोनोसेकेराइड, क्योंकि मोनो का अर्थ होता है एक और सेकेराइड, मोनो का अर्थ होता है एक, जबकि सेकेराइड का अर्थ होता है शर्करा। ठीक है, सेकेराइड मतलब शुगर या शर्करा। तो इस प्रकार से मोनोसेकेराइड का मतलब होता है जो है शुगर के एक अणु या शुगर का एक मॉलिक्यूल। डाई का मतलब क्या होता है? डाइसेकेराइड का तात्पर्य होता है शुगर के 2 अणु। ठीक है, शुगर के कितने अणु? शुगर के 2 अणु या शर्करा के 2 अणु जब आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम डाइसेकेराइड कहते हैं। ओलिगोसेकेराइड का तात्पर्य होता है जब शुगर के या कह सकते हैं जब शर्करा के 2 अणु, शर्करा के 3 से लेकर के 10 अणुओं की श्रृंखला, जब शर्करा की 3 से लेकर के 10 अणुओं की श्रृंखला कंडेंसेशन प्रोसेस के माध्यम से एक श्रृंखलाबद्ध रूप से आपस में जुड़ जाती है तो उस जुड़े हुए शर्करा के श्रृंखला को हम ओलिगोसेकेराइड के नाम से जानते हैं। ठीक, उसी प्रकार से पॉलीसेकेराइड जहां पर शर्कराओं के 10 अणु से अधिक अणु श्रृंखलाबद्ध रूप से जुड़े हुए रहते हैं, उस श्रृंखला को या 10 अथवा 10 से अधिक अणु जहां एक साथ जुड़ जाते हैं उन्हें हम पॉलीसेकेराइड के नाम से जानते हैं। आइए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एक अणु है शुगर का एक
अणु है या शर्करा के एक अणु है तो मोनोसेकेराइड, शर्करा के 2 अणु है तो डाइसेकेराइड, 3 या 3 से 10 अणुओं की श्रृंखला है तो ओलिगोसेकेराइड और 10 या 10 से अधिक अणुओं की श्रृंखला है तो उसको हम पॉलीसेकेराइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई कि वर्गीकरण के आधार पर या प्राप्त के आधार पर कितने प्रकार के शुगर या कितने प्रकार की शर्कराएं कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, बात करें मोनोसेकेराइड में कितनी शर्कराएं आती हैं तो मुख्य रूप से जो हमारी मोनोसेकेराइड होती हैं, ठीक, मोनोसेकेराइड का तात्पर्य इसमें 2 शर्करा है तो मोनोसेकेराइड जो हमारी होती है, जो हमारे प्रकृति जगत में पाई जाती है, वह 3 प्रकार से हो सकती है। पहला है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रुक्टोज, तीसरा है गैलेक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज तथा गैलेक्टोज। ठीक है, 3 शर्कराएं ऐसी हैं जिनको हम मोनोसेकेराइड के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक, मुख्य रूप से हमने 3 शर्कराओं की बात की है, पहला है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रुक्टोज, तीसरा है गैलेक्टोज। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं मोनोसेकेराइड के बारे में। तो मोनोसेकेराइड के बारे में एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मोनोसेकेराइड वह शर्करा होती है जिसका हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता। ठीक है, मोनोसेकेराइड शर्कराओं का हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता। ठीक है, हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे तो इसका तात्पर्य साधारण अर्थों में हुआ, साधारण भाषा में हुआ कि इस पर कोई भी पाचक एंजाइम प्रतिक्रिया नहीं करेगा। समझ में आया? पाचक एंजाइम प्रतिक्रिया नहीं करता है तो इसका तात्पर्य यह हुआ जब हम इनको कंज्यूम करते हैं तो हमारे शरीर में जाकर के यह तुरंत अवशोषित हो जाते हैं। इसीलिए मोनोसेकेराइड को करंट क्वाइन ऑफ बॉडी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? करंट क्वाइन ऑफ बॉडी। ठीक है, इसी कारण क्या कहा जाता है मोनोसेकेराइड को करंट क्वाइन ऑफ बॉडी कहा जाता है, क्योंकि इन पर कोई भी पाचक एंजाइम क्रिया नहीं करते हैं, बल्कि जैसे मानव के द्वारा इनका सेवन किया जाता है हमारे रक्त में घुल करके हमारे बॉडी को ऊर्जा देने का कार्य प्रारंभ कर देते हैं, इसीलिए इनको करंट क्वाइन ऑफ बॉडी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये तो बात हो गई मोनोसेकेराइड की कि मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, इनका हाइड्रोलिसिस किया जा सकता है या इनका हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार से हमारी दूसरी शर्करा है डाइसेकेराइड। ठीक है, डाइसेकेराइड जैसा कि आपको नाम से ही विदित हो रहा है, डाई का मतलब होता है दो, सेकेराइड का मतलब होता है शर्करा। ठीक है, अर्थात जहां पर 2 शर्कराएं एक साथ पाई जाए ऐसे शर्करा को हम डाइसेकेराइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, डाइसेकेराइड का तात्पर्य क्या है? जहां पर 2 श्रृंखलाएं कंडेंसेशन प्रक्रिया के माध्यम से आपस में जुड़ जाती हैं तो ऐसी शर्कराओं को हम डाइसेकेराइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, डाइसेकेराइड कौन कौन से हो सकती हैं? तो डाइसेकेराइड हमारी 3 होती है, जैसे जिस प्रकार से मोनोसेकेराइड 3 है उसी प्रकार से डाइसेकेराइड भी 3 होती हैं। पहली डाइसेकेराइड जो हमारी है उसको लैक्टोज कहा जाता है, दूसरी डाइसेकेराइड को माल्टोज कहा जाता है, जबकि तीसरी डाइसेकेराइड को हम लोग फ्रुक्टोज और सुक्रोज। ठीक है, 3 प्रकार की हमारी डाइसेकेराइड होती है। ठीक, पहले डाइसेकेराइड का नाम है लैक्टोज, दूसरी का नाम माल्टोज, तीसरी का नाम क्या है? सुक्रोज है। ठीक, जो हमारी लैक्टोज होती है उसको मिल्क शर्करा के नाम से भी जाना जाता है, मिल्क शर्करा कहते हैं या मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है। जो माल्ट होती है या माल्टोज होती है उसको माल्ट शुगर कहते हैं, उसको माल्ट शुगर के नाम से जाना जाता है। जबकि जो हमारी सुक्रोज होती है उसे हमें दैनिक जीवन की शर्करा अथवा टेबल शुगर अथवा घरेलू शर्करा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या क्या नाम दिया गया है?
यहाँ ध्यान देते हैं, लैक्टोज को मिल्क शुगर, माल्टोज को माल्ट शुगर और सुक्रोज को हम टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। टेबल शुगर है, दैनिक जीवन की शर्करा है और घरेलू शर्करा के नाम से जानते हैं। ठीक है, लैक्टोज जो होती है ज्यादातर ये दूध में पाई जाती है तथा जो बालक केवल दूध पर डिपेंड होते हैं उनके शरीर में यह शर्करा आसानी से पच जाती है। इसको पचाने के लिए एक एंजाइम उत्तरदायी होता है जिसको हम कहते हैं लैक्टेज, अर्थात लैक्टोज को कौन पचाता है तो कहेंगे लैक्टोज को पचाएगा लैक्टेज। अभी हमने कहा था कि जितने भी मोनोसेक्राइड होती हैं उनका हाइड्रोलिसिस नहीं किया जाता, परंतु जितनी भी डाइसेक्राइड होती हैं, जितनी भी ओलिगोसेक्राइड होंगी, जितनी भी पॉलीसेक्राइड होंगी उनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है और हाइड्रोलिसिस करने के बाद ही उनसे ऊर्जा का उत्पादन हम कर सकते हैं। ऐसे हम ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारी लैक्टोज शर्करा होगी तो उस पर लैक्टेज एंजाइम, हमारी माल्टोज शर्करा होगी तो उस पर हमारा माल्टेज एंजाइम और हमारी सुक्रोज शर्करा होगी तो उस पर हमारा सुक्रेज एंजाइम कार्य करता है। ठीक है, आज समझ में? तो ये बात हो गई डाइसेक्राइड की। अब बात करते हैं कि ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ओलिगोसेक्राइड एक प्रकार का शुगर है या एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का प्रकार होता है जिसमें 3 से लेकर के 10, ठीक है, 3 से लेकर के 10 कार्बन पाए जाते हैं, अर्थात 3 से लेकर के 10 शुगर की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं और उनको आपस में कंडेंसेशन प्रक्रिया के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, तो हम ओलिगोसेक्राइड का यहाँ पूर्ण विस्तृत वर्णन नहीं करेंगे क्योंकि ओलिगोसेक्राइड हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं पॉलीसेक्राइड। ठीक है, पॉलीसेक्राइड क्या होती है? तो मैंने बताया आपको कि पॉलीसेक्राइड वह शुगर होती है जिसमें 10 अथवा 10 से अधिक शर्कराएं एक साथ पाई जाए। ठीक है, पॉलीसेक्राइड कौन सी शर्करा है? वह शर्करा जिसमें 10 अथवा 10 से अधिक शर्कराएं एक साथ कंडेंसेशन प्रक्रिया के माध्यम से आपस में जुड़ी हुई पाई जाएं, ऐसी शर्करा को हम पॉलीसेक्राइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारे कार्बोहाइड्रेट में कितने प्रकार के पॉलीसेक्राइड हो सकते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का जो पॉलीसेक्राइड श्रेणी है या पॉलीसेक्राइड प्रकार है उसमें 2 प्रकार के पॉलीसेक्राइड पाए जा सकते हैं। ठीक है, पहले समूह को होमोपॉलीसेक्राइड जबकि दूसरे समूह को हेट्रोपॉलीसेक्राइड के नाम से जाना जाता है। पहला समूह क्या हो गया? पहला समूह होमोपॉलीसेक्राइड जबकि दूसरे समूह को हम हेट्रोपॉलीसेक्राइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, हेट्रोपॉलीसेक्राइड के नाम से जाना जाता है। अब आप बात करेंगे कि मैम ये कौन सी पॉलीसेक्राइड है जिसको हम होमोपॉलीसेक्राइड या हेट्रोपॉलीसेक्राइड में डिवाइड कर सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, होमो का अर्थ होता है एक जैसा। ठीक है, तो वह सभी शर्कराएं जिनमें केवल कार्बोहाइड्रेट अथवा जिनमें केवल शुगर के अणु विद्यमान रहे। ठीक है, जिनमें जो एक जैसी हो। ठीक है, एक जैसी का तात्पर्य जिसमें केवल कार्बोहाइड्रेट पाया जाए, ओनली क्या पाया जाए? कार्बोहाइड्रेट पाया जाए, ऐसी शर्करा के समूह को हम होमोपॉलीसेक्राइड कहते हैं। ठीक, ऐसे संक्षिप्त भाषा में कहें या हम सरल भाषा में कहें तो कार्बोहाइड्रेट की वह श्रृंखला या कार्बोहाइड्रेट के वह अणु जिनकी संख्या 10 या 10 से अधिक है तथा वह अपने ही वर्ग अथवा अपने ही समूह से संबंधित हैं, तो ऐसे सभी पॉलीसेक्राइड को हम होमोपॉलीसेक्राइड के नाम से जानते हैं। तो हेट्रोपॉलीसेक्राइड क्या है? हेट्रोपॉलीसेक्राइड पॉलीसेक्राइड की वह श्रृंखला है जिसमें जो हमारा शुगर होगा वो 10 होगा या 10 से अधिक होगा तथा इसके साथ में कुछ अन्य अणु जैसे या तो फैट हो सकते हैं, मिनरल हो सकते हैं, अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, सल्फर हो सकता है या कुछ
कंपाउंड या अन्य यौगिक उसमें व्याप्त रहें या पाए जाएं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। अभी मैंने आपको बताया है कि पॉलीसेक्राइड दो प्रकार के होते हैं, होमो और हेट्रो। होमोसेक्राइड में किन किन को रखा जाता है और हेट्रोसेक्राइड में किन किन को रखा जाता है, आइए हम उस पर दृष्टिपात करते हैं। जो होमोसेक्राइड होते हैं, ठीक है, होमो पॉलीसेक्राइड होते हैं, उनमें कौन कौन से सुब्रस आ सकते हैं? होमो पॉलीसेक्राइड में क्या क्या आ सकता है? तो सबसे पहले आ जाएगा सेलुलोज। सबसे पहले क्या आएगा? सेलुलोज आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आपका स्टार्च आ जाएगा। ठीक, इसके बाद काइटिन आ जाएगा, हेमिसेलुलोज आ जाएगा, हेमिसेलुलोज आ जाएगा। ठीक, हेमिसेलुलोज के साथ साथ आपके पॉलीसेक्राइड में पाए जाने वाले इंसुलिन और ड्रेस्ट्रिन भी इसी समूह का है। ठीक है, क्या आ जाएगा? ड्रेस्ट्रिन। ठीक है, बात करते हैं, अगर ये होमो पॉलीसेक्राइड है, सॉरी इसमें ग्लाइकोजन भी आ जाएगा जो हमारे मांसपेशियों में भंडारित होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए, ग्लाइकोजन। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, तो अभी हमने देखा होमो पॉलीसेक्राइड में क्या क्या आ रहा है, सेलुलोज आ रहा है, स्टार्च आ रहा है, काइटिन आ रहा है, हेमिसेलुलोज आ रहा है, ड्रेस्ट्रिन आ रहा है, आपका ग्लाइकोजन आ रहा है जो हमारी मांसपेशियों में और हमारे लीवर में भंडारित रहता है। तो इसी प्रकार से आइए हम देखते हैं कि हेट्रो में कौन कौन से पॉलीसेक्राइड आएंगे। ठीक है, तो हेट्रो में आने वाले पॉलीसेक्राइड, हेट्रो पॉलीसेक्राइड में कौन कौन से सेक्राइड्स आएंगे? ठीक, पहला जो हेट्रो में आने वाला पॉलीसेक्राइड होता है, उस पॉलीसेक्राइड को हम हिपैरिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन सा? हिपैरिन। ठीक, हिपैरिन क्या है? आपने पढ़ा होगा विटामिन के में कि हिपैरिन एक ऐसा तत्व होता है जो हमारे अंदर के रक्त को ना जमने, है ना, जो हमारे बॉडी का रक्त होता है, हमारे बॉडी का ब्लड होता है, उसे जमने नहीं देता है। ठीक है, आगे आते हैं और दूसरा क्या आ जाएगा? दूसरा है अगर 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 एक प्रकार की काई होती है। ठीक है, जिसका यूज डाइट में किया जाता है, बहुत ज़्यादा ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रिच होती है। आगे बात करते हैं, गम आ जाएगा, गम जिसे हम गोद कहते हैं। ठीक है, गम। दूसरा पैक्टिन, पैक्टिन से आप सभी परिचित होंगे। तीसरा जो आएगा, जो अगला आएगा, उसे हम क्रेंडियोआइटिन सल्फेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्रेंडियोआइटिन सल्फेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने कार्बोहाइड्रेट की संरचना की बात की, कार्बोहाइड्रेट रासायनिक रूप से किस प्रकार से होता है या रासायनिक रूप से कैसा होता है। ठीक है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। ठीक, उसके बाद ये कितने प्रकार का होता है, डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, मोनो, डाई, पॉली और ओलिगोसेक्राइड के बारे में हमने अध्ययन किया। ठीक, हमने जान लिया कि मोनोसेक्राइड कितने प्रकार की होती है, डाइसेक्राइड कितने प्रकार की होती है और पॉलीसेक्राइड कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो आज हमने मोटा मोटा कार्बोहाइड्रेट के संरचना, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार का अध्ययन कर लिया है। कल हम लोग कंटिन्यू इस क्लास को करेंगे इसी टाइमिंग पर। ठीक है, तथा पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या होते हैं तथा इससे ऊर्जा का निर्माण किस प्रकार से हमारे शरीर में हो पाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।